हेलो एवरीवन। हमारा आज का टॉपिक है महाजनपद। महाजनपद नाम से स्पष्ट है कि बड़े बड़े जनपद, जो क्षेत्र आप उत्तर वैदिक काल में देखते हो कि कबीलाई राज्यों की जगह पर क्षेत्रीय राज्य स्थापित होने लगे थे, बड़े बड़े क्षेत्रीय राज्य। और ये कब हो रहा था? तो 6th सेंचुरी बीसी में, जब ये कबीला जन का रूप धारण करता है, फिर जन से जनपद, और जनपद से भी बड़ा महाजनपद, बड़े बड़े क्षेत्रीय राज्य। हमें कहाँ से पता चलता है कि ये महाजनपद कौन से थे, कितने थे? तो हमारे पास जो प्रमुख स्रोत है इसको जानने के बारे में, वो भगवती सूत्र है, जो कि एक जैन ग्रंथ है, और एक बौद्ध ग्रंथ अंगुत्तर निकाय। ये अंगुत्तर निकाय से भी हमें इसकी जानकारी मिलती है, और भगवती सूत्र से भी हमको इसकी जानकारी मिलती है। लेकिन इसके अतिरिक्त भी महावस्तु, ज्यादातर ये नाम आपको नहीं मिलते हैं। महावस्तु एक बौद्ध ग्रंथ है, जिससे भी हमें महाजनपदों की सूची मिलती है, और इसमें गांधार और कंबोज के स्थान पर सीबी तथा दर्शान नाम के स्थान का उल्लेख है। तो इससे हमें क्या जानकारी मिलता है भगवती सूत्र और अंगुत्तर निकाय से? तो हमें 16 महाजनपदों की जानकारी मिलती है। साथ में हमें यह भी पता चलता है कि कहीं राजतंत्र था तो कहीं गणतंत्र था, अर्थात मोनार्की या डेमोक्रेसी। तो मोनार्की भी कहीं कहीं देखने को मिलती है, कहीं डेमोक्रेसी देखने को मिलती है। 16 महाजनपद जो अंगुत्तर निकाय में जिनका उल्लेख मिलता है, उसमें काशी, कौशल, अंग, मगध, वज्जी, मल्ल, चेदी, वत्स, कुरु, पांचाल, मत्स्य, सुरसेन, अस्मक, अवंती, गांधार, कंबोज, ये 16 महाजनपदों का नाम मिलता है अंगुत्तर निकाय में। और यहाँ पे आप देख रहे हो कि ये जो मल्ल है और साथ में ये वत्स, ये दोनों क्या थे? तो ये दोनों साथ में, ये बज्जी, वत्स नहीं, ये मल्ल और बज्जी, ये दोनों क्या थे? तो ये दोनों गणतंत्र के एग्जाम्पल हैं। बाकी सभी राजतंत्र सभी जगह पे था। इसमें से अधिकांश नाम आपने सुन रखे होंगे, महाभारत में भी इनमें से अधिकांश नाम दिखाई देते हैं, जैसे गांधार नरेश शकुनी, है ना, कुरु कौरवों का, ठीक है, पांचाल द्रौपदी का राज्य पंचाली। तो ये सारे नाम, या अंग नरेश कौन? कर्ण, ठीक है। तो ये सारे नाम आपको मिलते हैं। ये सारे बड़े बड़े राज्य थे, और कब थे? तो 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में, 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में ये सारे बड़े बड़े राज्य थे, जिन्हें महाजनपद कहा जाता था, ठीक है। तो 16 महाजनपद भगवती सूत्र के अनुसार क्या है इनका नाम? तो भगवती सूत्र के अनुसार इनका नाम थोड़ा बदला हुआ है, ठीक है। जैसे कि अंग, बंग, मगध को मगह, मलय, मालवा, अच्छ, वच्छ, वत्स को वच्छ लिखा गया है, कच्छ को कुछ, लाढ़, लाट या राधा, पाठ, पांड्य या पौंड राज्य, बज्जी, मोली, मल्ल को मोली लिखा गया है, काशी, कौशल, अबाह और शंभुतरा या सौहोतरा। तो ये नाम हमें 16 महाजनपद के भगवती सूत्र के अकॉर्डिंग मिलते हैं। भगवती सूत्र में इन सब का नाम दिया गया है, और इसमें कुछ नाम हैं जो दोनों में ही सेम है, ठीक है। जैसे कि दोनों सूचियों में कौन सा नाम सेम है, तो आप यहाँ पर पहचान सकते हो। अंग अंगुत्तर निकाय में भी है, मगध, ये जो मगह या मगध है, ये भी अंगुत्तर निकाय में है, ये वत्स भी अंगुत्तर निकाय में है, बज्जी भी ये अंगुत्तर निकाय में आप देखते हो, और मल्ल भी है अंगुत्तर निकाय में, काशी और कौशल, ये सारे अंगुत्तर निकाय में भी सेम नाम नजर आते हैं।
मालवा की पहचान, जो यहाँ पे मालवा लिखा हुआ है, इसकी पहचान अवंती से की गई है और मोली की मल से की गई है। बाकी जो नाम यहाँ पे देख रहे हो, बंग या फिर मलय, अच्छ बच्छ कुछ, लाढ़, तो ये सारे नाम नए हैं और संभवतः पूर्व में या दक्षिण में स्थित थे। ऐसा माना जाता है कि भगवती सूत्र के जो ये सूची तैयार की गई, ये अंगुत्तर निकाय के बाद तैयार की गई, इसलिए अंगुत्तर निकाय को ही ज्यादातर प्रामाणिक माना जाता है। तो जो अंगुत्तर निकाय में ये सूची मिल रही है आपको, यही प्रामाणिक माना जाता है। दोनों सूचियों में समान मैंने पहले ही बता दिया कि अंग, मगध, वत्स, बज्जी, काशी, कौशल, 6 जो महाजनपद है बिल्कुल समान है। उसके अलावा मोली जो है उसे मल्ल नाम से पहचान की गई है। ठीक है। महावस्तु में भी इसी प्रकार की सूची मिलती है। ये भी एक बौद्ध ग्रंथ है, लेकिन इसमें गांधार और कंबोज के स्थान पर सीबी, जो कि पंजाब या राजपूताना हो सकता है, तथा दर्शान, जो मध्य भारत हो सकता है, का उल्लेख किया गया है। तो महावस्तु ये भी एक प्रमुख, बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसका नाम ज्यादातर बहुत कम दिखाई देता है और जो कम दिखाई देता है उसी को ही एग्जामिनर्स पूछने के मूड में रहते हैं। तो महावस्तु आप लोग याद रखेंगे। तो महाजनपद, 16 महाजनपद का अब हम नाम देखेंगे और कौन सा महाजनपद का राजधानी कहाँ था, उसका कैपिटल कहाँ है और अभी वो कहाँ पे अवस्थित है, वहां पे क्या प्रमुख बातें, वहां पे उससे हम लोग को संबंधित क्या प्रमुख बातें हमको जानना जरूरी है, वो भी हम देखेंगे। तो सबसे जो शक्तिशाली महाजनपद था अपने समय में, तो वो था मगध। मगध सबसे शक्तिशाली राज बनता है और हम आगे इसको पढ़ेंगे कि किस प्रकार मगध सबसे शक्तिशाली हो जाता है। तो राइज ऑफ मगध में हम इसको पढ़ने वाले हैं। तो मगध जो था, ये बहुत शक्तिशाली राज्य था। सारे राज्यों में इसको सबसे शक्तिशाली राज्य माना जाता था और मगध अभी के समय में ये गया, पटना, नालंदा के कुछ भाग इसमें शामिल थे। सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट महाजनपद ये था। ठीक है। और इसकी राजधानी जो थी वो राजगीर, राजगृह या गिरिब्रज के नाम से जानी जाती थी। ठीक है। तो ये इसकी राजधानी राजगृह, मगध सबसे इंपॉर्टेंट हो गया। पहले इसकी राजधानी राजगृह थी, बाद में जाके पाटलिपुत्र इसकी राजधानी हो जाती है। दूसरा जो प्रमुख हम देखते हैं वो था अंग। दूसरा महाजनपद अंग, ये इसकी अवस्थिति अभी भागलपुर, मुंगेर वाले स्थित क्षेत्र में थे इसकी अंग की उपस्थिति, और इसकी राजधानी का नाम था चंपा। महाभारत और पुराणों में भी चंपा का प्राचीन नाम मालिनी मिलता है। इसका प्राचीन नाम क्या था? तो मालिनी। चंपा का ये प्राचीन नाम है मालिनी। ये हमें इसका महाभारत और पुराणों में नाम इसका मिलता है। ठीक है। बाद में आपको पता होगा कि अंग के शासक ब्रह्मदत्त को हराकर अंग को मगध में मिला लिया गया था। मैं जब मगध का उत्कर्ष पढ़ाऊंगी तो इसके बारे में और विस्तार से बताऊंगी। तीसरा जो गणतंत्र था बज्जी। ये बज्जी क्या था? बज्जी एक 8 राज्यों का ये संघ था। ठीक है। 8 जनपद का ये एक संघ था, 8 राज्यों का संघ, ये बज्जी। ठीक है। बज्जी 8 राज्यों का संघ था। इसमें पावा और कुशीनारा के मल्लों की शाखाएं सम्मिलित थी। ठीक है। यहाँ पे आप देखते हो कि इसकी राजधानी, बज्जी की राजधानी वैशाली थी और इसे लिच्छवी भी कहते थे। ठीक है। तिरहुत का क्षेत्र भी इसके अंतर्गत आता था। जो अभी आप दरभंगा, मधुबनी का क्षेत्र देखते हो, सभी बज्जी के अंतर्गत आते थे। और इसकी राजधानी कहाँ थी? तो वैशाली थी। ठीक है। वैशाली बज्जी की राजधानी। नेक्स्ट है चौथा, और ये एक चीज और ध्यान रखने वाली चीज है कि ये तीनों ही बिहार के क्षेत्र में पड़ते हैं। ठीक है। ये तीनों जो जनपद है वो बिहार के क्षेत्र में पड़ते हैं। अब यहाँ से जो जनपद आप देखोगे ये ज्यादातर यूपी के क्षेत्र में आपको दिखाई देंगे। जैसे काशी, काशी की राजधानी थी वाराणसी।
ये भी यूपी के क्षेत्र में पड़ता है, ठीक है। तो काशी भी एक महत्वपूर्ण था, ये वरुणा नदी और अस्सी नदी के किनारे था और इसकी राजधानी वाराणसी थी, काशी की राजधानी। गुहिल जातक के अनुसार इसकी नगरी 12 योजन में फैली हुई थी। 12 योजन में ये नगरी फैली हुई थी, किसके अनुसार? तो गुहिल जातक, गुहिल जातक। जातक कथाओं का नाम आपने सुना होगा, ये बौद्ध ग्रंथ है जातक, ठीक है। आरंभ में काशी सबसे शक्तिशाली राज्य था, लेकिन बाद में कौशल की शक्ति के सामने इसने आत्मसमर्पण कर दिया और कौशल के राजा कंस ने काशी को जीत कर अपने राज्य में मिला लिया था। ये कौशल भी काफी शक्तिशाली राज्य था और जो 23वें तीर्थंकर का आपने नाम सुना होगा, अश्वसेन, काशी के पार्श्वनाथ के पिता जो थे अश्वसेन, अश्वसेन वो काशी के ही राजा थे। पार्श्वनाथ, पार्श्वनाथ 23वें तीर्थंकर हैं ये, ठीक है, 23वें जैन तीर्थंकर। इनके पिता अश्वसेन काशी कौशल के काशी के राजा थे, ठीक है। ये कहाँ के राजा थे? काशी के राजा थे पार्श्वनाथ। और कौशल बाद में इसको क्या करता है? अपने साथ मिला लेता है। कौशल की जो राजधानी थी वो श्रावस्ती और साकेत थी। कौशल 2 भागों में बटा हुआ था, उत्तरी कौशल, दक्षिणी कौशल। इसको जो सरयू नदी इसको 2 भागों में बांटती है। कौशल को 2 भागों में बांटने का काम सरयू नदी करती थी और एक भाग की राजधानी श्रावस्ती थी और दूसरे भाग की राजधानी साकेत, जिसे अभी अयोध्या के नाम से भी आप जानते हैं। साकेत अयोध्या का ही पुराना नाम है। छठा आप देख रहे हो, ये भी यूपी के ही क्षेत्र में आता है, ये है मल्ल। मल्ल भी काफी इंपॉर्टेंट है और मल्ल भी क्या था? गणतंत्र था। मल्ल में भी गणतंत्र आपको नजर आता है, यहाँ रिपब्लिक है। और इस कौन से क्षेत्र में था? ये देवरिया के क्षेत्र में मल्ल की राजधानी देखने को मिलती है। ये भी एक संघ था और पावा और कुशीनगर की मल्लों की शाखा इसमें सम्मिलित थी। इसका जो राजधानी था वो कुशीनगर था, जहां पे आपको पता होगा कि महापरिनिर्वाण प्राप्त किए थे बुद्ध, ठीक है। बुद्ध ने जहां महापरिनिर्वाण प्राप्त किया था वो जगह था कुशीनगर और यही थी मल्लों की राजधानी। काफी इंपॉर्टेंट है, इसको हमेशा आप लोग याद रखेंगे। नेक्स्ट है वत्स, ये भी यूपी के ही क्षेत्र में पड़ता है। वत्स की राजधानी कौशाम्बी और आधुनिक इलाहाबाद और बांदा के जिले का क्षेत्र, प्रयाग का क्षेत्र इसके अंतर्गत आता था। वत्स, जहां अभी आप प्रयाग को देख रहे हो वहीं पे वत्स राज्य महाजनपद अवस्थित था। नेक्स्ट है आपका कुरु, ये भी यूपी वाले इलाके में ही अवस्थित है। तो इसकी राजधानी थी इंद्रप्रस्थ और ये अभी कहाँ है? वो जगह जहाँ पे ये कुरु महाजनपद था, तो वो दिल्ली वाला इलाका है, दिल्ली के आसपास वाला इलाका, जैसे कि मेरठ, दिल्ली, ये सब इसकी थे। ये इंद्रप्रस्थ इसकी राजधानी थी और कुरु की राजधानी बाद में हस्तिनापुर हो गई थी, ठीक है। यहाँ पे बौद्ध काल में कौरव्य नाम का शासक शासन करता था कुरु में। नेक्स्ट है पांचाल, ये भी यूपी के ही क्षेत्र में पड़ता था पांचाल। अहिच्छत्र और काम्पिल्य, इसकी भी 2 राजधानी इसकी थी, बदायूं, बरेली और फर्रुखाबाद, रुहेलखंड के क्षेत्र में ये पड़ता था। अहिच्छत्र और काम्पिल्य, ये 2 इसकी राजधानी थी, अहिच्छत्र और काम्पिल्य। उत्तरी पांचाल की राजधानी अहिच्छत्र थी, जो उत्तरी पांचाल्य था, नॉर्थ, ठीक है। 1 मिनट। हाँ, तो नॉर्थ की राजधानी ये है, ठीक है, अहिच्छत्र, और साउथ पांचाल की राजधानी काम्पिल्य।
और अभी कहाँ है अवस्थित? आधुनिक रुहेलखंड यूपी में ये पांचाल का क्षेत्र था, और बदायूं, बरेली सब इसी के क्षेत्र में आते हैं। नेक्स्ट आप देखते हो सूरसेन। सूरसेन ये भी काफी महत्वपूर्ण है, ये भी यूपी के ही क्षेत्र में आता है सूरसेन, और इसकी राजधानी थी मथुरा। सूरसेन, इसको सौर सेना भी कहते हैं, सूरसेना या फिर सौर सैनी, सौर सेना, ठीक है, इसे सौर सेना भी कहते हैं। और इस एक मिनट थी, और हम देखते हैं कि महाभारत या फिर पुराणों में इसका उल्लेख है कि यहाँ पे यदुवंश का राज्य था। यदुवंशी यहाँ पे राज्य करते थे, हमें पुराणों में इसका उल्लेख मिलता है। बौद्ध काल में यहाँ पे किसका राज्य था? तो अवंती पुत्र का नाम पता चलता है कि अवंती पुत्र यहाँ के शासक थे बौद्ध काल में। कब? बौद्ध काल, तो अवंती पुत्र यहाँ पे शासन करते थे, ऐसा पता चलता है। नेक्स्ट आपका है चेदी। चेदी महाजनपद की राजधानी शुक्तिमती या सौथीमती के नाम से जाना जाता है, ठीक है, इसकी राजधानी शुक्तिमती या सोथीमती के नाम से जाना जाता है। ये चेदी महाजनपद की राजधानी थी, ये चेदी महाजनपद, ठीक है, और इसका महत्वपूर्ण शासक शिशुपाल था। शिशुपाल कौन था? यहाँ का शासक था चेदी का, काफी महत्वपूर्ण शासक शिशुपाल। इसकी चर्चा आपको कहाँ मिलती है शिशुपाल की? तो महाभारत में इसकी चर्चा मिलती है, महाभारत में हमें शिशुपाल की चर्चा मिलती है। तो चेदी महाजनपद। नेक्स्ट है, ये भी आपका यूपी के ही क्षेत्र में था, ठीक है, यहाँ के किंग कौन थे? शिशुपाल थे, और इसकी चर्चा आपको मिली है महाभारत में, ठीक है। अवंती, ये अवंती जो महाजनपद है वो था मध्य प्रदेश के क्षेत्र में, अभी मध्य प्रदेश के क्षेत्र में ये अवंती का राज्य का क्षेत्र था, ठीक है। इसकी जो राजधानी थी उज्जैनी और महिष्मती। दो राजधानी आप देखते हैं कि अवंती की भी दो राजधानी थी, एक राजधानी थी जो उज्जैनी कहलाती थी या उज्जैन कहलाती थी, और दूसरी राजधानी जो थी वो थी, इसकी राजधानी महिष्मती। इस महिष्मती का नाम इसी से प्रभावित होकर आपने देखा था कि बाहुबली में महिष्मती का उसमें कल्पना की गई थी, वो इसी से प्रभावित होकर की गई थी। तो ये भी काफी महत्वपूर्ण राज्य था अवंती, और यहाँ का जो राजा था किंग चंड प्रधोत, ये बहुत इसका नाम है, और ये बिंबिसार ने इसके साथ दोस्ती कर ली थी चंड प्रधोत के साथ, क्योंकि अवंती भी एक काफी शक्तिशाली राज्य था, और बिंबिसार जब चंड प्रधोत बीमार पड़ा था तो बिंबिसार ने जीवक को उसके इलाज के लिए इसके पास भेजा था। ये भी कभी कभी क्वेश्चन पूछा जाता है, बिंबिसार ने जीवक को किस राज्य में भेजा था उसके शासक के इलाज के लिए? तो अवंती के शासक चंड प्रधोत के इलाज के लिए भेजा था। नेक्स्ट है मत्स्य। ये मत्स्य महाजनपद राजस्थान वाले इलाके में था, राजस्थान के क्षेत्र में मत्स्य, और इसकी राजधानी थी विराटनगर। इसकी राजधानी, अभी जयपुर वाला क्षेत्र में ये मत्स्य महाजनपद अवस्थित था। मत्स्य भी काफी इंपॉर्टेंट था अपने समय में, और जयपुर के अलावा अलवर, भरतपुर के अंतर्गत इसकी राजधानी आती थी, और इसे विराट नाम के व्यक्ति के द्वारा स्थापित किया गया था। साउथ में सिर्फ एक ही महाजनपद का उल्लेख हमें अंगुत्तर निकाय में मिलता है, वो था अस्मक, ठीक है। तो इस अस्मक महाजनपद की जानकारी साउथ वाले क्षेत्र में ये था, और अंगुत्तर निकाय से हमें इसकी जानकारी मिलती है, और इसकी राजधानी पोतन या पोटली थी, ठीक है।
अस्मक की राजधानी पोटन या पोटली थी। अस्मक ही एकमात्र ऐसा महाजनपद था जो नर्मदा नदी के दक्षिण स्थित था। ठीक है, नर्मदा नदी के दक्षिण में सिर्फ एक ही महाजनपद अवस्थित था, दक्षिण, साउथ में। ठीक है, और यह गोदावरी नदी के अवस्थित मतलब किनारे में अवस्थित था। आंध्र प्रदेश वाले क्षेत्र में ये पाया जाता था अस्मक। नेक्स्ट है कंबोज। ये दोनों, कंबोज और गांधार, ये दोनों ही अभी जो भारत का क्षेत्र है उससे ये दोनों बाहर पाए जाते थे। कंबोज को आप देखते हैं कि अफगानिस्तान, पाकिस्तान और कश्मीर के कुछ इलाकों में कंबोज फैला हुआ था, और इसकी राजधानी राजपुर या हाटक मानी जाती है। ठीक है, यहाँ पे राजतंत्र पहले स्थापित था, बाद में यहाँ पे भी गणतंत्र स्थापित हो गया था। कौटिल्य के अर्थशास्त्र में कंबोजों को वार्ता शस्त्रोपजीवी कहा गया है। वार्ता शस्त्रोपजीवी, वार्ता शस्त्रोपजीवी। अगर मैं अब काफी धीरे पढ़ा रही हूँ तो आप लोग थोड़ा स्पीड बढ़ा के देख लेना, लेकिन सारी चीज काफी इंपॉर्टेंट है। तो वार्ता शस्त्रोपजीवी किसने कहा है? तो इसे कौटिल्य ने कहा है। किसे कहा है? तो कंबोज के लोगों को कहा है। ठीक है, अर्थात कृषि, पशुपालन, व्यापार और शस्त्र के द्वारा ये लोग अपनी जीविका चलाते थे। ठीक है, कंबोज अपने घोड़ों के लिए काफी फेमस था। यहाँ पे काफी मात्रा में घोड़े मिलते थे जो बाकी अन्य महाजनपदों को ये सेल करता था। ठीक है, प्रारंभ में यहाँ भी राजतंत्र था, बाद में गणतंत्र स्थापित हो गया। तो कंबोज किस क्षेत्र में अवस्थित था? तो अफगानिस्तान, पाकिस्तान और कश्मीर के कुछ क्षेत्रों में इसकी क्षेत्र सीमा थी। नेक्स्ट है गांधार। ये भी भारत से बाहर के, अभी जो भारत का राज्य क्षेत्र है उससे बाहर ये भी अवस्थित था। गांधार वर्तमान में पाकिस्तान के पेशावर, रावलपिंडी वाले इलाके में इसका क्षेत्र था। पेशावर, रावलपिंडी, ठीक है, उस क्षेत्र में स्थित था। इसकी राजधानी थी तक्षशिला, काफी महत्वपूर्ण। तक्षशिला आप लोग को विश्वविद्यालय के बारे में भी पढ़ना है, तक्षशिला विश्वविद्यालय। तो तक्षशिला इसकी राजधानी थी और भरत के पुत्र तक्ष ने इसकी स्थापना की थी। तक्ष कौन था? भरत का पुत्र था। ठीक है, तक्षशिला व्यापार और शिक्षा का प्रमुख केंद्र था, काफी महत्वपूर्ण 16 महाजनपदों में। और बाद में आप देखते हो कि गांधार पर डेरियस का अधिकार हो गया, चूंकि ये आप नॉर्थ में देख रहे हो कि नॉर्थ पूर्वोत्तर पश्चिमोत्तर में था ये, चूंकि वेस्ट और नॉर्थ दोनों इलाके में ये पड़ रहा है, तो वहां पे जितने भी आक्रमण, बाहरी आक्रमण स्टार्टिंग में हुए थे वो बाहर उसी क्षेत्र से हो रहे थे। तो वहां पर बाहर से आके डेरियस उस पर अधिकार कर लेता है गांधार पर। आज हम लोग 16 महाजनपदों के बारे में जाने। उम्मीद है आपको समझ में भी आया होगा, और ये 16 महाजनपद आप याद कर लेंगे उनकी राजधानी के साथ, क्योंकि अक्सर ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इसलिए काफी महत्वपूर्ण है। अगले क्लास में हम लोग इसको और ज्यादा विस्तार से मगध के उत्कर्ष के साथ पढ़ेंगे। धन्यवाद।